आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि सेल क्या होता है और सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। हम सेल की डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन करेंगे और सेल थ्योरी के डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे। हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करेंगे और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हम ये जानेंगे कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है और सेल डिवीजन कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सेल की डिस्कवरी किस तरह हुई थी। साल 1665 में रॉबर्ट हुक अपने खुद के द्वारा डिजाइन किए गए एक माइक्रोस्कोप की सहायता से एक बहुत ही थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देख रहे थे। अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने यह नोटिस किया कि यह थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क माइक्रोस्कोप से देखने पर बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है, जैसा कि हम इस ऊपर दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखने वाले इस स्ट्रक्चर के हर कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने एक सेल का नाम दिया। सेल एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ए लिटिल रूम। हम जानते हैं कि कॉर्क एक पेड़ की छाल यानी कि बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि साल 1665 में रॉबर्ट हुक डेड प्लांट सेल्स को देख रहे थे। इसके बाद साल 1674 में एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के द्वारा एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉन्ड वाटर में मौजूद फ्री लिविंग सेल्स को पहली बार देखा। साल 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। साल 1839 में परकिंजी ने सेल के अंदर मौजूद जो लिविंग कंपोनेंट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। श्लाइडन एंड श्वान दो साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने साल 1838 और 1839 में सेल थ्योरी को प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बने होते हैं। उन्होंने सेल्स को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा। इसका मतलब यह है कि सभी ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनते हैं और लाइफ की सभी इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सभी सेल्स के अंदर होती हैं, इसीलिए सेल को एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा। वर्को ने साल 1855 में सेल थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड करते हुए ये कहा कि सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस होता है। यूनि का मतलब होता है सिंगल। इसका मतलब यह है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल की बनी होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनस एटसेट्रा। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी लाइफ प्रोसेसेस एक सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। इसके विपरीत मल्टी का मतलब होता है मैनी। इसका मतलब यह है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बनती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। अलग अलग तरह के टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। अलग अलग तरह के ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं और कई तरह के ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन को परफॉर्म करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन को परफॉर्म करता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से अलग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सभी लाइफ प्रोसेसेस को एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर एक बात यह जानने वाली इम्पोर्टेंट जानने वाली यह है कि सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से ही अराइज होते हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं।
अब हम एक सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जब हम किसी भी सेल को एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, तो उस सेल में ये 3 स्ट्रक्चर्स ज़रूर दिखाई देते हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल के इंटरनल कंटेंट को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। हर सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, जिसे हम सेल का कंट्रोल सेंटर कहते हैं, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड मटेरियल होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जो कि सेल के इंटरनल कंटेंट को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि कुछ मटेरियल्स के इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है। इसके विपरीत कुछ मटेरियल्स के इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती, इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स से मिलकर बनती है। जब सेल के अंदर या बाहर मटेरियल्स का मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो यह ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है। एक वो तरीका होता है जिसमें एनर्जी की कंजम्पशन होती है और मटेरियल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर या बाहर की तरफ मूव करता है, और दूसरा वो मेथड होता है जिसमें जब मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर की तरफ मूव करता है, तब एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जब ग्लूकोज सेल्स के बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में मूव करता है, तो ग्लूकोज की यह मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स के चैनल्स के थ्रू होती है, और इस प्रोसेस में एनर्जी की कंजम्पशन होती है। इसके विपरीत इसके विपरीत जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे कि जब हमारे सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जो कि एक वेस्ट होता है, तो जब इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है और जबकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो एनवायरनमेंट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी कि सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ मूव करने लगती है, और यह प्रोसेस बिना एनर्जी के कंजम्पशन से होता है। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो हम अब उन प्रोसेसेस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे जिस प्रोसेस में एनर्जी कंजम्पशन नहीं होती। मतलब कि ये मटेरियल के ट्रांसपोर्ट का वो प्रोसेस होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, परंतु इसमें एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होती। तो इसमें पहला प्रोसेस जो है वो है डिफ्यूजन। जब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करने लगता है, यानी कि सेल के अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गुजरते हुए सेल के बाहर की तरफ मूव करने लगता है। इसके विपरीत जब सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन को मैं एक बार और क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि जब किसी मटेरियल का मूवमेंट उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। यह मूवमेंट किसी सेल मेम्ब्रेन या किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकता है, या फिर बिना किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब हम अपनी बॉडी पर परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो थोड़ी देर में परफ्यूम पूरे रूम में फैल जाता है। यहाँ पर परफ्यूम के पार्टिकल्स की मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तो हुई, और इस दौरान परफ्यूम पूरे रूम में फैल गया, लेकिन यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं था। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस
बिना मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन के सहित भी हो सकती है। इसके विपरीत ऑस्मोसिस प्रोसेस वाटर के उस डिफ्यूजन प्रोसेस को कहते हैं जो कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। इसको हम सिंपल शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जब वाटर अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तो मूव करता है, लेकिन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर के मूव करता है, तो ऐसी डिफ्यूजन प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो सेल में जो मटेरियल्स की मूवमेंट होती है, यानी कि जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी भी खर्च नहीं होती, यह दो तरह की होती है। पहला है डिफ्यूजन, जिसके द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, और दूसरा है ऑस्मोसिस, जिसके द्वारा वाटर का मूवमेंट होता है सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में, या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि डिफ्यूजन प्रोसेस किसी भी मटेरियल के हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ के मूवमेंट को कहते हैं। यह मूवमेंट विद या विदाउट मेम्ब्रेन हो सकती है। इसके विपरीत ऑस्मोसिस हम वाटर के डिफ्यूजन को कहते हैं थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेल के अंदर वाटर का डिफ्यूजन किस तरह से होता है, इस बात को समझने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को समझें। सॉल्यूशंस तीन तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरे को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरे को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हम इन तीन तरह के सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो हम सेल के रिस्पेक्ट में इन तीनों सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इनसाइड ऑफ द सेल। मतलब कि सेल के अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद है उसके कंपैरिजन में एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसी तरह से आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर वाटर का कंटेंट उतना ही होता है जितना कि सेल के अंदर मौजूद सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कंटेंट होता है। इसके विपरीत हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर वाटर का कंटेंट सेल के अंदर मौजूद सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम होता है। यानी कि सेल के अंदर मौजूद जो सॉल्यूशन होता है उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम एक सेल को इन तीनों ही तरह के सॉल्यूशंस में रखते हैं तो वाटर की मूवमेंट किस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी कि आउटर मीडियम का जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वाटर आउटर मीडियम से इनर मीडियम की तरफ मूव करता है। हालांकि जब वाटर की मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है तो वाटर दोनों ही डायरेक्शंस में मूव करता है। मतलब सेल से बाहर की तरफ, सेल के बाहर से अंदर की तरफ, और सेल के अंदर से बाहर की तरफ। यानी कि वाटर की मूवमेंट तो दोनों ही डायरेक्शंस में होती है, लेकिन बाहर से अंदर की मूवमेंट जो होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है। इसीलिए किसी भी समय में सेल जो है इन टोटल वाटर को गेन करता है और इस वजह से स्वेल हो जाता है। इसके विपरीत जब हम एक सेल को एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो यहाँ पर भी वाटर की मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों ही डायरेक्शंस में होती है। यानी कि सेल के बाहर से अंदर की तरफ भी होती है और अंदर से बाहर की तरफ भी होती है, और किसी भी समय पर ये दोनों ही डायरेक्शंस में होने वाली मूवमेंट इक्वल होती है। यानी कि जितना पानी अंदर जा रहा है सेल के, उतना ही पानी सेल से बाहर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो वाटर की नेट मूवमेंट होती है वो ज़ीरो होती है, और सेल ना तो वॉल्यूम गेन करता है और ना ही वॉल्यूम लूज करता है। इसके विपरीत जब हम एक सेल को एक हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर रखते हैं तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि सेल के अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, इसीलिए अंदर से बाहर की तरफ जो वाटर की मूवमेंट होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बाहर से अंदर की तरफ। मतलब कि किसी भी समय में सेल से बाहर की तरफ पानी ज़्यादा निकलता है और अंदर पानी कम जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक नेट आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है। ऐसी स्थिति में सेल वाटर लूज करता है और श्रिंक हो जाता है। अब जब हम किसी भी एनिमल या प्लांट सेल को ऐसे मीडियम में रखते हैं तो ये तीनों ही टाइप्स, तो वो किस टाइप के सॉल्यूशन में रखा हुआ है वो सेल,
यह बात इस चीज़ को डिटरमिन करती है कि वाटर की नेट मूवमेंट किस तरफ होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल्स में एक एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। यह रिजिड आउटर लेयर प्लांट सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसे स्ट्रेंथ देती है और उसे एक पर्टिकुलर शेप भी देती है। इसी एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग की वजह से जब हम प्लांट सेल्स को एक हाइपोटोनिक मीडियम में रखते हैं, यानी कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्लांट सेल्स वाटर तो गेन करते हैं परंतु वो बस्ट नहीं होते, क्योंकि जब प्लांट सेल्स एक हाइपोटोनिक मीडियम में एक्स्ट्रा वाटर गेन करके स्वेल होते हैं तो ये वॉल्स के अगेंस्ट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और सेल वॉल भी इन स्वेल्ड सेल्स के अगेंस्ट एक इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से यह प्लांट सेल्स बस्ट नहीं करते। इसके विपरीत यदि हम एनिमल सेल्स को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो ऐसी स्थिति में वो कंटिन्यूसली वाटर गेन करके स्वेल करते जाएंगे और अल्टीमेटली बस्ट कर जाएंगे। सभी सेल्स के सेंट्रल पार्ट में एक रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक सेल के अंदर होने वाली लगभग सभी केमिकल एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस गवर्न करता है। न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और यह क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन्स से मिलकर बनते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक सेल किस तरह के प्रोटीन्स का निर्माण कर सकता है, इसकी इंस्ट्रक्शन डीएनए में ही होती है। डीएनए के एक फंक्शनल यूनिट को जो यह डिटरमिन करता है कि सेल में किस पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन का निर्माण होगा, उसे हम जीन्स कहते हैं। जब सेलुलर डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ये जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस में न्यूक्लियस मेजर रोल प्ले करता है। जब सेलुलर डिवीजन होती है तो ये क्रोमोसोम्स ही डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स की कॉपी ही डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो जाती है और डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की ये कॉपी अपने एनवायरनमेंट के साथ मिलकर के यह डिटरमिन करती है कि उस डॉटर सेल में फ्यूचर में किस तरह के प्रोटीन्स का निर्माण होगा और अपने मैच्योरिटी के टाइम पर यह किस तरह की दिखाई देगी, यानी कि उसका अपीयरेंस कैसा होगा। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि वो सेल्स जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि इन इन सेल्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियस के नाम पर केवल न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के ना प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियर मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके विपरीत यूकैरियोटिक सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स और प्लांट सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनका साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻�6 मीटर। इसके विपरीत यूकैरियोटिक सेल्स बड़े होते हैं, इनका साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। अ, अ, यू प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। इसके विपरीत यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसा कि हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंसेस को स्टडी करते वक्त डिस्कस किया था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है और डिफरेंट सेल्स डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सभी लाइफ प्रोसेसेस को एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म करता है तो उस सिंगल सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है और यह डिवीजन ऑफ लेबर करती हैं उनमें मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनेलिज, यानी कि एक सेल के अंदर
बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सेल की डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करती हैं। तो इस तरह से एक सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जिसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती हैं हमारी सेल ऑर्गेनेलीज। सभी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एटसेट्रा। सेल में होने वाली सभी केमिकल एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। अब तक हमने यह डिस्कस किया कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं। अब हम कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और इसमें से पहली सेल ऑर्गेनेलीज जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स को कहते हैं, जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में भी देख सकते हैं। लेफ्ट डायग्राम में केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाया गया है और सेल की बाकी सभी ऑर्गेनेलीज को नहीं दिखाया गया। इसके विपरीत राइट डायग्राम में एक सेल के अंदर मौजूद सभी सेल ऑर्गेनेलीज को दिखाया गया है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी शामिल है। सो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, और दूसरे को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोस्कोप में देखने पर रफ दिखाई देता है। यह रफ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसके मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स के सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके विपरीत स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोस्कोप से देखने पर स्मूथ दिखाई देता है, और इसके सरफेस पर इसके मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स के सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। इसके विपरीत स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड सिंथेसाइज करना और सेल्स को डिटॉक्सिफाई करना। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो ये अपने अंदर से ही इन प्रोटीन्स और लिपिड्स को मूव करते हुए सेल के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। इसीलिए ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए कुछ प्रोटीन्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए कुछ लिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। सेल के साइटोप्लाज्म में एक दूसरे तरह की ऑर्गेनेली मौजूद होती है, जिसे गोल्जी एपरेटस कहते हैं। इसे सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम गोल्जी एपरेटस है। गोल्जी एपरेटस एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली होती है जिसमें फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। स्टैक का मतलब ये होता है जैसे हम प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, वैसे ही इस इस ऑर्गेनेली में बहुत सारे फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं। लेफ्ट डायग्राम में हमने केवल गोल्जी एपरेटस को शो किया है, और इसके विपरीत राइट डायग्राम में सेल के अंदर मौजूद सभी सेल ऑर्गेनेलीज को दिखाया गया है। गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्यूब्स के थ्रू जुड़ा होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए सब्सटेंसेस को ये इन ट्यूब्स के थ्रू रिसीव भी करता है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर होकर के गोल्जी एपरेटस तक पहुंचते हैं, तो गोल्जी एपरेटस इन सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। इनमें से कुछ सब्सटेंसेस को मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, तो उनको मॉडिफाई भी करता है, और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस को पैकेज करके सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट भी करता है। मतलब कि गोल्जी एपरेटस इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम्स को भी फॉर्म करता है। लाइसोसोम्स वो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स
जैसा कि हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स फॉर्म करता है, तो इनमें से कुछ प्रोटीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम करते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रेवल करके आते हैं और गोल्जी एपरेटस में चले जाते हैं। फिर गोल्जी एपरेटस इनको पैकेज करके मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के अंदर इनको पैक करके और इनको सेल के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, और इन्हीं ऑर्गेनेलिज को हम लाइसोसोम्स कहते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि लाइसोसोम्स वो सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं जिनको गोल्जी एपरेटस फॉर्म करता है। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड बैग्स होती हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी हमारे सेल के अंदर कोई फॉरेन बॉडी एंटर करती है, या फिर सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जो कि सेल के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो ये फॉरेन बॉडी या ये वेस्ट मटेरियल हमारे लाइसोसोम्स में एंटर कर जाते हैं, और लाइसोसोम्स इनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। इन्हें हम सुसाइड बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा सेल किसी भी इंजरी की वजह से या किसी भी दूसरे रीज़न की वजह से वॉर्न आउट हो जाता है, तो हमारे सेल में मौजूद लाइसोसोम्स फट जाते हैं और उनके अंदर मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने ही सेल के सभी कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल ऑर्गेनेलिज को कहा जाता है जो एटीपी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ब्रेक डाउन करके सेल तुरंत एनर्जी ऑब्टेन कर सकता है। जब भी सेल में कोई ऐसी केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा सेल एटीपी में मौजूद एनर्जी का इस्तेमाल करके इन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। इसीलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, और यही कारण है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये सेल में होने वाली सभी एनर्जी रिक्वायरिंग केमिकल रिएक्शंस को पावर करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर कुछ प्रोटीन्स का भी निर्माण कर सकता है जिनकी इसको रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट सेल्स में कुछ रॉड शेप्ड ऑर्गेनेलिज होती हैं जिन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं। ये प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट्स और दूसरे को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट्स कलर्ड प्लास्टिड्स को कहते हैं और ल्यूकोप्लास्ट्स कलरलेस प्लास्टिड्स को कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट्स का काम होता है फूड को स्टोर करना। वो क्रोमोप्लास्ट्स जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उन क्रोमोप्लास्ट्स को हम क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट्स वो क्रोमोप्लास्ट्स होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल होता है और इसीलिए यह ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं और इनके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी होती हैं जो स्टोरेज का काम करती हैं। इन्हें वैक्यूल्स कहते हैं। ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स या बैग्स होते हैं जो कि वाटर, फूड और वेस्ट को स्टोर करने का काम करते हैं। एनिमल्स में वैक्यूल्स छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। इसके विपरीत प्लांट्स में वैक्यूल्स काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। लगभग सभी प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि प्लांट सेल का करीब 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम एक्वायर करता है। इन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स में स्टोर्ड सब्सटेंसेस की वजह से ही प्लांट सेल को टर्जिडिटी या रिजिडिटी मिलती है। अब तक हमने सेल के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन वो प्रक्रिया होती है जिससे नए सेल्स फॉर्म होते हैं। नए सेल्स का इस्तेमाल हमारी बॉडी ग्रोथ और रिपेयर के लिए करती है। इसके साथ साथ नए सेल्स का निर्माण हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए भी करती है। जब हमारी बॉडी को नए सेल्स का निर्माण ग्रोथ और रिपेयर के लिए करना होता है तो यह माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होती है, और जब हमारी
बॉडी को रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स को प्रोड्यूस करना होता है तो यह मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मौजूद सेल्स मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड होकर के गैमीट्स फॉर्म करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं। जब सेल को माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होना होता है तो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बना लेते हैं। सारे ही क्रोमोसोम्स अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये हर क्रोमोसोम में मौजूद जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है और इस तरह से एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है और दोनों ही डॉटर सेल्स में सेम जेनेटिक मटेरियल जाता है, क्योंकि हर डॉटर सेल एक ही क्रोमोसोम के डिफरेंट सिस्टर क्रोमेटिड्स को रिसीव करती है। इसके विपरीत जब मियोसिस प्रक्रिया होती है तो मियोसिस प्रक्रिया में दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं मियोसिस 1 और दूसरे को हम बोलते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 1 में एक मदर सेल के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पहले 50% डिवाइड होकर के दो सेल्स का निर्माण कर देते हैं। ये बेसिकली दो डॉटर सेल्स होती हैं जिनके अंदर मदर सेल के अंदर मौजूद जेनेटिक कंटेंट का केवल 50% ही आता है। यानी कि सपोज दैट कि यदि मदर सेल में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद थे तो मियोसिस 1 के द्वारा प्रोड्यूस किए गए डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स ईच मौजूद होगा। अब मियोसिस 2 के दौरान ये क्रोमोसोम्स अपनी कार्बन कॉपीज बना लेते हैं और हर क्रोमोसोम के अंदर हर क्रोमोसोम के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो डिवाइड होकर के दो अलग अलग सेल्स में चली जाती है। तो इस तरह से मियोसिस प्रोसेस में फाइनली मियोसिस 2 प्रोसेस होने के बाद 4 सेल्स का निर्माण होता है और हर सेल में मदर सेल के कंपैरिजन में केवल 50% ही जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब कि यदि मदर सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे तो उसका केवल 50% यानी कि 23 क्रोमोसोम ही हर सेल में मौजूद होगा। तो मियोसिस प्रोसेस से बेसिकली 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं और माइटोसिस प्रोसेस से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि माइटोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल बॉडी तब करती है जब उसे ग्रोथ या रिपेयर करना होता है और मियोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल बॉडी तब करती है जब उसे रिप्रोडक्शन करना होता है। तो यह दोनों ही तरह के सेल डिविजन्स लाइफ को मेंटेन करने के लिए और उसे कंटिन्यू करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कशन किया। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस को समझा। हमने एनिमल और प्लांट सेल में एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंसेस को जाना और हमने सेल डिवीजन को भी डिस्कस किया और यह समझा कि सेल डिवीजन किस तरह से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। थैंक यू वेरी मच।